गुड मॉर्निंग। आज हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन एवं स्थापत्य की चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो विभिन्न स्थलों से हमें अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित नगर सभ्यता थी और सुनियोजित नगरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग बना मिलता है और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है, जो जन सामान्य द्वारा निर्वासित होता था या सामान्य वहाँ पर रहता था। गढ़ी में संभवतः मुख्य पुरोहित या शासक का निवास होता था और सार्वजनिक महत्व के प्राय सभी भवन गढ़ी भाग में मिलते हैं, जैसे अन्नागार मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में मिलता है। उसी तरह से विशाल स्नानागार, सभा भवन ये मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार बनी मिलती है, जिसमें परकोटे और बुर्जें बनी होती थी। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का भी प्रचलन था। कुछ नगरों में दुर्ग भाग और नगर भाग दोनों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है, जैसे कालीबंगा में है और सुरकोटड़ा में है। कालीबंगा में दुर्ग भाग और नगर भाग के बीच एक ही सुरक्षा प्राचीर हमें मिलती है। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर शहर बसा था, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। इसी तरह से नगरों की सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिससे संपूर्ण नगर कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें प्राय चौड़ी होती थी। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी कभी ये और भी चौड़ी सड़कों के रूप में हमें मिलती हैं। आश्चर्य की बात यह कि ये सारी सड़कें जो है मिट्टी की बनी होती थी। भवन विभिन्न आकार प्रकार के हैं, जिनकी पहचान धनी वर्ग के विशाल भवन, सामान्य लोगों के साधारण घर, दुकानें, सार्वजनिक भवन इत्यादि से उसकी समानता की जा सकती है। साधारणतः घर बड़े थे और उनमें बीच में आंगन होता था। आंगन के कोने में ही भोजन बनाने का प्रबंध होता था और फिर उसके चारों तरफ इर्द गिर्द 4-5 कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में स्नानागार और पानी की निकासी के लिए नालियों का सुप्रबंध था और कई घरों में कुएं भी थे। कुछ मकान दुमंजिली भी मिले हैं। तो ये उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के भवन सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं करते। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर चौड़ी भी मिलती हैं और ये गलियां एक तरह से सीधी हैं और निश्चय ही उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक कूप मिलता है। कालीबंगा में गलियों एवं सड़कों को एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया था। गलियां वहाँ 1.8 मीटर चौड़ी और मुख्य सड़कें एवं राजमार्ग इससे दुगने 3.6 मीटर, तिगुने 5.4 मीटर, चौगुने 7.2 मीटर चौड़े हमें मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवनों में अलंकरण नहीं दिखाई देता और न ही विविधता। नगरों के ध्वंसावशेषों को देखने से ये मालूम होता है कि जैसे वे आधुनिक व्यावसायिक नगरों के अवशेष हों। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोगों की व्यापारिक चेतना ने स्थापत्य में
सुंदरता से कहीं अधिक उपयोगिता की ओर ध्यान देने को प्रेरित किया था। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के भवनों में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होना भी एक अद्भुत बात है। जिस समय यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें विश्व की अन्य सभ्यताओं में, तो जिस समय मिस्र निवासी पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसोपोटामिया में ये प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता था, उसी समय हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटें बड़ी कुशलता से बना रहे थे और उनका प्रचुर प्रयोग भी कर रहे थे। एक व्यापक एवं सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक अनूठी विशेषता है, जो विश्व की अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताओं में हमें उपलब्ध नहीं होती। भारत में भी इस सभ्यता के बाद शताब्दियों तक इस तरह का प्रबंध हमें नहीं मिलता है। घर के कमरों, रसोई, स्नानागार आदि की निकास नालियाँ एक बड़ी नाली में मिलती थी और विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियाँ अंततः एक सार्वजनिक नालों में मिल जाती थी। चौड़ी नालियों की पटान के लिए, उसको ढकने के लिए कहीं कहीं हमें बड़ी ईंटों और पत्थरों का प्रयोग भी मिलता है। नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने, जिप्सम का प्रयोग मिलता है। समय समय पर इन नालियों को साफ करने की भी व्यवस्था थी। सड़कों की नालियों में मैन होल बने होते थे। नालियों में बीच बीच में शोक पिट भी मिलते हैं, जिसमें कूड़ा करकट रुक जाता था और नाली में पानी बहता रहता था। फिर इसकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। नालियों के किनारे भी कहीं कहीं गर्त या गड्ढे बने मिलते हैं। अनुमानतः नालियों को साफ करने के पश्चात उनसे निकला हुआ कूड़ा करकट इन्हीं गड्ढों में जमा कर दिया जाता था। कालीबंगा जैसे कुछ नगरों में जहां विस्तृत नाली व्यवस्था नहीं थी, वहां घरों के बाहर शोक गड्ढे नाली से जोड़ दिए जाते थे और इन शोष गर्तों में मिट्टी के बड़े बर्तन गाड़ दिए जाते थे, जिनकी पैंदी में छेद होता था। घेरों से, मिट्टी के घेरों से, पक्की मिट्टी के ईंटों के घेरों से उन गड्ढों को ढका जाता था और नीचे की तरफ उसमें छेद होता था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कों, गलियों और नालियों की उत्कृष्ट एवं संगतिपूर्ण व्यवस्था को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता था। ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक लंदन और पेरिस के विशाल नगरों में भी नहीं देखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में एक समान अनुपात में बनी पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंटों के आकार में मानकीकरण दिखाई देता है। जो ईंटें सामान्यतः प्रयोग में ली गई है, उनका आकार 27.94 सेंटीमीटर इंटू 13.97 सेंटीमीटर इंटू 6.25 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई इस 3 अनुपात में हमें 27.94 सेंटीमीटर, 13.97 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी 6.25 सेंटीमीटर की मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो ईंटें प्रयुक्त हुई है, उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार 2:2:1 इसके लिए ये विख्यात है। नालियों को ढकने में 51 सेंटीमीटर लंबी ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार की ईंटों का भी निर्माण किया जाता था। उदाहरण के लिए फर्शों और दीवारों के किनारों या कोनों की चुनाई अंग्रेजी के एल अक्षर जैसे समकोणाकार बनी ईंटों से की गई है। खूंटे जैसी नोकदार या अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की ईंटों का प्रयोग कुएं की दीवारों की चिनाई के लिए किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में चिनाई के लिए गारे के रूप में मिट्टी का ही मुख्य प्रयोग हुआ है। जिप्सम का मिश्रण ईंटों की चिनाई में गारे के रूप में बहुत कम किया गया है।
मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत विशाल स्नानागार के निर्माण में गिरि पुष्पक का प्रयोग हमें मिलता है। चूने और जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग केवल नालियों की जुड़ाई में मिलता है, जहां निरंतर पानी के बहाव के कारण चिनाई को मजबूत बनाना आवश्यक था। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः टोड़ा मेहराब या दंतक मेहराब का प्रयोग मिलता है और मोहनजोदड़ो के नगर में हमें इस तरह का ही मेहराब मिलता है, जबकि हम बेबीलोन मिस्र की संस्कृति में पुरा काल में गोल मेहराब का प्रचलन पाते हैं। लोथल में एक आध उदाहरण ऐसे मिले हैं जिनमें गोल मेहराब से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का परिचय होने का प्रमाण मिलता है, लेकिन ये बहुत ही अपवाद स्वरूप है। जहाँ तक दीवारों की जुड़ाई एक तह लंबाई में, फिर एक चौड़ाई में, फिर लंबाई में, इस क्रम में ईंटों को रखा जाता था। इस तरह की जुड़ाई में ईंटों के किनारे एक सीध में नहीं पड़ते थे, अतः दीवार अधिक मजबूत होती थी। मकानों की फर्श 3 तरह से बनाए जाते थे: मिट्टी की कुटाई करके, समतल और मजबूत कच्ची ईंटें बिछाकर, या फिर पक्की ईंटों का प्रयोग करके। अधिकांशतः फर्श मिट्टी को ठोक पीट कर बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण इमारतों के फर्श प्राय पक्की ईंटों से निर्मित किए गए हैं। इस तरह की फर्शों की मोटाई 1 ईंट से लेकर 5 ईंटों तक पाई गई है। कालीबंगा का एक फर्श अलंकृत टाइल्स का बना है, जिन पर प्रतिच्छेदी व्रतों का अलंकरण है, जो हमें अन्य कहीं भी नहीं मिलता है। दरवाजे दीवार के मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे और उनके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः द्वार की चौड़ाई लगभग 1 मीटर थी, किंतु कुछ काफ़ी चौड़े भी मिले हैं। दरवाज़ों के चूल के लिए ईंटों के द्वार विवर मिले हैं। उल्लेखनीय है कि मकानों के अधिकांश दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न होकर गलियों की ओर खुलते थे और उनका मुंह होता था। इसके वास्तविक कारण का अनुमान करना कठिन है, लेकिन ऐसा या तो सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था या फिर इस कारण से कि दरवाजे के खुलने पर सड़क से मकान का अंदरूनी भाग दिखाई नहीं पड़े। मोहनजोदड़ो में आसपास के घरों के मध्य प्राय बहुत थोड़ा लगभग 1 फुट का फासला छोड़ दिया जाता था। ये व्यवस्था पड़ोसियों के मध्य विवाद की संभावना को कम करने के लिए की गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि अड़ोस पड़ोस की दीवारों के मध्य छोड़े गए फासले को दोनों तरफ से ईंटों से बंद कर दिया जाता था। ऐसा संभवतः चोरों से बचाव के लिए किया गया था। खिड़कियों के अत्यल्प साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये भी संभव है कि खिड़कियां ऊपरी भाग में रही हों और अब वो शेष नहीं बची हों। अलाबस्टर पत्थर की कुछ खंडित जालियां प्राप्त हुई हैं, जो हो सकता है कि इनका प्रयोग खिड़की के लिए किया गया हो, और कुछ पक्की मिट्टी की जालियां भी मिली हैं। अधिकांशतः सीढ़ियों की पेड़ बहुत सक्रिय थी और 2 पेड़ों के बीच की ऊंचाई काफ़ी थी। सीढ़ियां ठोस रूप में बनाई गई थी क्योंकि उनके नीचे की जगह खाली नहीं है। जिन घरों में सीढ़ियां नहीं मिलती हैं वहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होगी, जो शायद नष्ट हो गई हों। इमारतों की छतें समतल थी। छतों पर सरकंडा को चटाई की तरह बिछाकर उसमें उन्हें रस्सी से गूंथ दिया जाता था और उसे लकड़ियों की कड़ियों के बीच रखकर उसके ऊपर मिट्टी की मोटी तह बिछा दी जाती थी। इमारतों के मलबे से
कांसे या तांबे की बनी सरिया जैसी कोई वस्तु भी उपलब्ध नहीं हुई है। सड़कों के किनारे स्थित कुछ इमारतों के कोने घिसे मिले हैं। इन स्थानों से बोझ लादे हुए पशु और सवारियां आदि निकलने के लिए ये घिसावट हुई होगी। नगरों की कुछ इमारतों के कोने कुछ गोलाई लिए हुए बनाए गए थे ताकि सामान लदे जानवर बिना कठिनाई के वहाँ से गुजर सकें। मकानों को प्राय ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था ताकि वर्षा और बाढ़ के पानी से सुरक्षा रहे। तो इन अवशेषों से ये जान पड़ता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था भी रही थी। अब हम कुछ विशिष्ट भवनों के बारे में, उसके स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यह मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। ये स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहराई में है। इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस स्नान कुंड की दीवारें बड़ी सुदृढ़ हैं। इसमें ईंटों की चुनाई बड़ी सावधानी से और कुशलता के साथ की गई है। दीवार के दोनों ओर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और उनके बीच में कच्ची ईंटों का। कुंड के फर्श पर खड़ी ईंटें लगाई गई हैं और वे भी भली भांति काट काट कर, जिससे कि उनके बीच में कम से कम दराज रहे। पुनः फर्श और दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। कुंड की बाहरी दीवार पर गिरी पुष्पक की 1 इंच मोटी प्लास्टर लगाई गई है। फर्श की खड़ी ईंटों की चुनाई मोटी दीवारों और जिप्सम और गिरी पुष्पक के प्लास्टर से स्नान कुंड को अति सुदृढ़ बना दिया गया है। मार्शल का कहना है कि उस समय उपलब्ध निर्माण सामग्री से इससे सुंदर और मजबूत निर्माण की कल्पना करना कठिन है। स्नान कुंड की फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी कोने में ही एक महत्वपूर्ण नाली थी जिसके द्वारा पानी के निकास की व्यवस्था रही थी। स्नान कुंड के तीनों तरफ बरामदे थे। पूर्व की ओर एक कमरे में एक कुआं मिला है। स्नानागार के लिए जलापूर्ति के लिए यही मुख्य स्रोत था। स्नानागार की इमारत के उत्तर में 2 पंक्तियों में छोटे छोटे 8 स्नान कक्ष हैं। इनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का होना और इनकी दीवारों की अत्यधिक मोटाई इस बात की द्योतक है कि मकान 2 मंजिले रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता में इस विशाल स्नानागार का धार्मिक उत्सवों और समारोह के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। दूसरा जो विशिष्ट भवन है वो विशाल जलाशय के रूप में, या इमारत को हम विशाल जलाशय के रूप में देख सकते हैं और ये धोलावीर से मिलती है। धोलावीर से 2 विशाल जलाशय के अवशेष मिले हैं, जिनमें एक बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के पश्चिम में बना हुआ है और उसकी सतही सर्वेक्षण से ये अनुमान लगाया गया है कि इसकी कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 70 मीटर की लगभग रही होगी। इसके उत्तरी तट की खुदाई से ये स्पष्टतः विदित होता है कि इसकी चौड़ाई 24 मीटर और गहराई 7.50 मीटर है। इसके उत्तरी तट से नीचे पैंदे तक उतरने के लिए 31 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस जलाशय का तटबंधन एवं सीढ़ियों का निर्माण बड़ी कुशलता के साथ पाषाण खंडों से किया गया है। दूसरा जलाशय दुर्ग भाग के दक्षिण की ओर बना हुआ है और ये शिलाओं को काटकर बनाया गया है। रॉक कट आर्किटेक्चर का ये प्राचीनतम उदाहरण है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस जलाशय की लंबाई 95 मीटर के लगभग जान पड़ती है और इसके पश्चिमी तट से की तरफ से इसकी चौड़ाई लगभग 11.42 मीटर और नीचे से 10.80 मीटर है एवं इसकी गहराई अलग अलग स्थलों पर
1.95 मीटर से 4 मीटर तक की हमें मिलती है। इसी तरह से विशाल अन्नागार हड़प्पा से जो मिला है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि हड़प्पा के गढ़ी टीले के बाहर उत्तर पश्चिम में एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं और ये ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं, ये ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसके पीछे बाढ़ से बचाव का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। ये अन्नागार या भंडारागार कई खंडों में विभक्त है। इनमें हवा जाने की व्यवस्था है। ये भंडारागार 6-6 की पंक्तियों में निर्मित किए गए थे। दोनों पंक्तियों के बीच में 23 फीट चौड़ा एक मार्ग था। प्रत्येक अन्नागार लगभग 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। इस अन्नागार का मुख्य प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर था। ऐसा प्रतीत होता है कि नदी मार्ग से ही अन्नागार की सामग्री आती जाती थी। संभवतः ये अन्नागार राजकीय था और राज्य की ओर से अन्नादि का संग्रह एवं वितरण किया जाता रहा होगा। हड़प्पा के अतिरिक्त हमें मोहनजोदड़ो राखीगढ़ी से भी विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं और ये भी इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा गोदीबाड़ा या जिसे डॉक यार्ड भी कहा जाता है, ये लोथल से मिला है और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ये बंदरगाह हमें मिला है। लोथल में पक्की ईंटों से निर्मित ये एक ढांचा बना हुआ मिलता है जिसका उत्खनन SR राव ने करवाया था। गोदी या डॉकयार्ड बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में पहचाना गया है। इसके भीतर का क्षेत्र समलंबक है और औसत आकार 214 × 36 मीटर है। इसकी वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पहले इसकी गहराई 4.15 भी रही होगी। राव के विवरण के अनुसार इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे। ये प्रवेश द्वार भोगावा नदी से जुड़ा हुआ था जिससे गोदी में पानी आता था। दक्षिणी दीवार में ये 1 मीटर चौड़ी नाली जल निकास के लिए बनी थी। यहाँ पर ईंटों का ढांचा भी हमें मिला है जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा लगा होगा जिसे आवश्यकता अनुसार उठाया गया या गिराया जा सकता था। राव का मत है कि नमूने और आकार और निर्माण की दृष्टि से लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित थी और निश्चित ही अपने ढंग का विश्व में ये सबसे प्राचीन उदाहरण है। प्राचीन ही नहीं बल्कि आधुनिक गोदियों की तुलना में भी इसका आकार कोई खास कम नहीं था। विशाल स्टेडियम हमें धोलावीर से मिला है। धोलावीर से एक विशाल स्टेडियम के जो प्रमाण मिलते हैं ये भी विश्व का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा स्टेडियम जान पड़ता है। इसके निर्माण का श्रेय हड़प्पा निवासियों को है। ये स्टेडियम धोलावीर के दुर्ग भाग एवं मध्यम नगर के बीच बना हुआ है। इसका आकार 283 मीटर पूर्व पश्चिम में और 45 से 47.50 मीटर उत्तर दक्षिण में है। इसकी उत्तरी द्वार एवं समारोह स्थल तक जाने के लिए बने मार्ग के 80 मीटर के क्षेत्र को छोड़कर इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान या सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। समारोह स्थल लगभग 12 मीटर चौड़ा है और ये दुर्ग की सुरक्षा प्राचीर से जुड़ा है। समारोह स्थल पर चढ़ने के लिए 3 या 4 सोपान की सीढ़ी बनी हुई थी। समारोह स्थल तक जाने के लिए ये एक औपचारिक मार्ग भी बना हुआ है। गुजरात में जूनी कुरन जिला कच्छ नामक स्थल से
2003-4 में किए उत्खनन के दौरान हड़प्पा काल के 2 स्टेडियम भी मिले हैं। इसके अलावा मनके या बीड्स बनाने वाला कारखाना लोथल और चन्हूदोड़ से मिला है। लोथल के दुर्ग भाग के पश्चिम में एक इमारत मिली है जिसमें विभिन्न आकार के 13 कमरे, मध्य में एक बड़ा आंगन और चबूतरे मिले हैं। साथ ही रक्षक का कमरा, भंडार का कक्ष भी है। 2 मिट्टी के बर्तनों में बहुमूल्य पत्थरों के अर्धनिर्मित मनके मिले हैं और 2 बर्तनों में कच्चा माल, बहुमूल्य पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। लगभग 600 से अधिक मनके उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में इन पात्रों से प्राप्त हुए हैं। ये भवन मनके बनाने वालों की एक बड़ी कर्मशाला जान पड़ती है, वर्कशॉप जान पड़ती है, जहाँ केंद्रीय आंगन या चबूतरों पर मणिकार एक साथ बैठकर मनकों का निर्माण करते थे। पास के कमरों में वे रहते थे। चन्हूदड़ों से भी मणिकारों के अपेक्षाकृत छोटे कारखाने और उनकी भट्टी के अवशेष मिले हैं। तो ये इस सभ्यता के विशिष्ट इमारतों की चर्चा है और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता को एक विशाल नगरीय सभ्यता, एक उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता के रूप में देखा जा सकता है।